हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में। पार्टनरशिप जो है वो आपने 11वीं 12वीं के अंदर देख रखा है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी है इसके बारे में। लेकिन फिर भी हम जो है इसको शुरुआत से शुरू करेंगे ताकि आपको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग पूरी बन जाए। तो चले हम हमारे बोर्ड के ऊपर। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप है क्या और किस किस तरीके से काम करता है वगैरह वगैरह सारा कुछ देखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे रेशियो के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बारे में कि ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या होता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में। फिर उसके बाद में हम गुडविल के बारे में बात करेंगे। फिर जेएलपी के बारे में बात करेंगे, रिजर्व के बारे में बात करेंगे, रिवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और मिसलेनियस टॉपिक जो है, इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो है उसके बारे में बात करेंगे। आ जाए हम हमारे पार्टनरशिप पे, इंट्रोडक्शन पे। देखिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या लिखा गया है, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान क्या रखना है, पार्टनरशिप एक्ट कब बना? 1932 के अंदर। क्लियर है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 और उसका सेक्शन 4, उसका सेक्शन 4 जो है वो क्या करता है, पार्टनरशिप को डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है? इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब क्या होता है? देखिए पर्सन्स के अंदर क्या होगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों आएंगे। मतलब जीवित आदमी या कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो भी आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी वगैरह वो भी इसके अंदर आएंगे। क्लियर है? तो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर वो भी कवर हो जाते हैं। हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट, हु हैव अग्री टू शेयर द प्रॉफिट। देखिए क्या लिखा गया, शेयर द प्रॉफिट। वो क्या करेंगे? प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। क्या लॉस का बंटवारा करे ये जरूरी है क्या? लॉस का शेयर ले ये जरूरी है क्या? नहीं, प्रॉफिट का शेयर लेना जरूरी है। मतलब उसे प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलना चाहिए। और इस वजह से क्या है, माइनर जो है वो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बन सकता है। माइनर जो है वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। क्यों? क्योंकि माइनर जो है 18 साल से छोटा होता है, तो उस केस के अंदर उससे लॉस के अंदर पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो उसे सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। और वो पार्टनर बन सकता है क्योंकि उसके डेफिनेशन में क्या लिखा है, शेयर इन प्रॉफिट जो होना जरूरी है, शेयर इन लॉस हो जरूरी नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब है बिजनेस। और क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए। तीन दोस्त हैं, तीनों ने आपस में बात कर रखी है और वो जो है घूमते फिरते हैं, बिजनेस कुछ भी नहीं करते। क्या पार्टनरशिप होगी? क्या नहीं, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना जरूरी है। कैरिड बाय ऑल, जिसे चला रहा है या तो सारे के सारे मिला के, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर, या फिर उसमें से सारे के सारे जो है उसके बिहाफ पे क्या कर रहा है, कोई एक पार्टनर जो वो काम चला रहा है। समझ पा रहे हैं बात? जैसे राम, श्याम और मोहन, ये तीन पार्टनर है। तीन पार्टनर में से तीनों के तीनों दुकान पर बैठ सकते हैं और हो सकता है कि इन तीनों में से राम जो है वो तीनों के बिहाफ पे बैठ रहा हो। क्लियर? समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। देखिए ये वैसे तो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा है, इसको समझाना जरूरी है क्योंकि ये आगे जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट जो है वो क्वेश्चन में बता रखा है, एग्रीमेंट क्या होता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बता रखा है एग्रीमेंट का मतलब। किसने बता रखा है? क्या बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ये बोलता है कि जो एग्रीमेंट है वो क्या हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, या तो आपस में लिखा गया हो, समझिएगा जैसे दो पार्टनर है तो उस केस के अंदर पहले और दूसरे ने क्या किया, रिटर्न के अंदर एग्रीमेंट बनाया कि भाई साहब इस तरीके से बिजनेस करेंगे, ऐसे ऐसे प्रॉफिट को बांटेंगे वगैरह वगैरह, सारा कुछ उन्होंने डिसाइड किया। तो वो तो क्या हो गया, रिटर्न एग्रीमेंट। वो तो क्या हो गया, रिटर्न एग्रीमेंट। और एक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ बोल के आप क्या करते हो, एग्रीमेंट करते हो। समझ पा रहे बात? तो यहाँ पर रिटर्न भी हो सकता है और नॉन रिटर्न भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहेगी, समझिएगा गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी कि बिजनेस जो हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर क्यों? बिजनेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बिजनेस जो है वो अपने आप में क्या होता है, पहली बात तो जो बिजनेस कर रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, वो सरकार का
सरकार के पास नहीं जाएगा जॉब के लिए। जब वो बिजनेस करेगा तो उसके केस के अंदर उसके पास जो कुछ लोग काम करेंगे, तो जो उसके पास काम करेंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, तो वो सरकार को परेशान नहीं करेंगे काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सरकार चाहती है कि क्या हो, बिजनेस जो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब वो छोटे मोटे जैसे ये जो पार्टनरशिप जो है ये क्या छोटा बिजनेस है, अब इसके अंदर वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल दी ना कि नहीं रिटर्न होना ही होना चाहिए, रिटर्न होना ही होना चाहिए, तो फिर क्या होंगे ये बिजनेस जो है इनके अंदर अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी और अल्टीमेटली ये बिजनेस जो वो प्रॉब्लम में आएंगे। समझ पा रहे हो? तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने की कोशिश की गई है। बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और म्यूचुअल एजेंसी होती है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक जो है वो बाकी सबके बिहाफ पे काम करता है। क्लियर है? लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम होती है, वो क्या है इस पार्टनरशिप की, वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए इसको पूरा डिटेल के अंदर हम तब समझ पाएंगे जब हम इसको एलएलपी के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, समझिएगा ध्यान ध्यान से। कंपनी जो होती है ना, कंपनी उसके अंदर क्या होता है, कंपनी के मेंबर और कंपनी जो होती है वो अलग होती है। अगर कंपनी का कोई लॉस हो जाता है या कंपनी डिजोल्व होती है तो उस केस के अंदर मेंबर से पैसा मंगवाया जा सकता है, लेकिन कितना पैसा मंगवाया जा सकता है उसकी लिमिट है कि अनकॉल्ड मनी। अनकॉल्ड मनी मतलब जैसे आपने 10 रुपए का शेयर लिया, 7 रुपए दे चुके हैं, तो 3 रुपए ही मंगवाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगवाए जा सकते। लेकिन आप पार्टनरशिप के अंदर मान लीजिए कोई XYZ जो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, अब इन तीनों ने क्या किया, XYZ ने इनको नुकसान हो गया, उस केस के अंदर उन्होंने पार्टनरशिप में जो सारी एसेट थी वो सारी सेल कर दी, लेकिन फिर भी अभी तक मामला बैठ नहीं रहा है, मतलब अभी भी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो उस केस के अंदर उनके घर से पैसा ला के भी भुगतान करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है उसका ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लॉ की नज़र में। समझ पा रहे हैं बात? अब ये तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो प्रॉब्लम हो गई। अब अनलिमिटेड तो उस वजह से क्या होगा, पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो हमेशा रिस्क होगी कि यार कहीं ऐसा हो गया कि कल को कुछ नुकसान हो गया, तो उस केस के अंदर हमें तो घर से पैसा ला के भी देना पड़ेगा और हो सकता है घर भी बिक जाए। समझ पा रहे बात? तो उन्होंने कहा कि यार कंपनी बनाते हैं, लेकिन कंपनी बनाना अपने आप में इतना खर्चीला हो जाता है, मतलब उसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर जो है वो लगते हैं इनकॉर्पोरेट करने में, और फिर उसके अंदर बहुत सारे रेस्ट जो रिक्वायरमेंट भी रहती है कि ये करना है वो करना है, जिम करना वगैरह वगैरह बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात है कि वहाँ भी नहीं जा सकते, और इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो हम गए सरकार के पास कि सरकार सरकार त्राइमाम त्राइमाम बचाइए बचाइए। सरकार ने कहा क्या हुआ कि देखो भाई साहब ये सिचुएशन है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी प्रॉब्लम है और कंपनी बनाने में कॉस्ट लगती है, ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक नई चीज़ लेके आते हैं LLP। हमने कहा वो क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब क्या होगा, उन्होंने कहा कि हम एक नया एक्ट ला रहे हैं, इसके अंदर आप अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कर दीजिए, आपको कंपनी की उतनी रिक्वायरमेंट भी फॉलो नहीं करनी, आपका एक जो है पहचान दे दी जाएगी और आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी। हमने कहा वाह यार, और उन्होंने कहा कंप्लाइंस भी कम होगी। तो ये केस का जन्म हुआ इस तरीके से LLP का। समझ पा रहे बात? हाँ जी सर। अब पार्टनरशिप वालों ने ये काम कर दिया, तो वहां पर जो है अकेला बिजनेस कर रहा था ना सोल प्रोप्राइटर, वो भी सरकार के पास गया, सरकार सरकार त्राइमाम त्राइमाम। उन्होंने कहा क्या हुआ, सरकार ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा कि देखो सर आपने पार्टनरशिप वालों के तो कर लिया, अब मेरा नेचर ऐसा है कि मेरा किसी के साथ बैठता नहीं है, जिसके साथ भी बैठो उसके साथ झगड़ा हो जाता है, तो ये सिचुएशन है, अब बताओ आप मैं क्या करूँ। हमने कहा मतलब, उन्होंने कहा मेरे भी तो ये की ये प्रॉब्लम है, मुझे कंपनी बनानी लेकिन कंपनी में बना नहीं सकता। तो उन्होंने कहा देख तू अकेला आदमी, तेरे लिए तो एक्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं, कंपनी में एक काम करते हैं, तेरे लिए कुछ अलग से प्रोविजन करते हैं। तो वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, 1% कंपनी का फॉर्मेट ले आए कि एक अकेला आदमी भी कंपनी बना सकता है। अब वहां पर उन्होंने कहा सर कंपनी में तो बहुत सारे वो होंगे प्रॉब्लम, सारे हिसाब किताब वगैरह ये कुछ करना होगा, सारी कंपनी एक्ट को फॉलो करना होगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे रिलैक्सेशन दे देंगे, बहुत कम कर देंगे तुम्हारे। समझ पा रहे हैं बात? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, यार यार टाइपिंग एरर कैसे हुई है 2-3 जगह। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, क्या कितने भी हो सकते हैं, नहीं मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। सेक्शन 464 ऑफ 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये क्या कहता है कि
100 हो सकते हैं, और रूल 10 जो वो कहता है कि वही कंपनीज एक्ट का वो कहता है कि 50। तो अल्टीमेटली किसको माना जाएगा? 50 को। मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 हो सकते हैं। सर 50 से ज़्यादा हो गए तो क्या होगा? कंपनीज एक्ट कहता है कि उस केस के अंदर वो जो एसोसिएशन है या वो जो बिजनेस है उसे इलीगल माना जाएगा, उसे एक इलीगल एसोसिएशन कहा जाएगा। कि मैक्सिमम जो पार्टनरशिप के अंदर कितने लोग हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी दे रखा है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उस केस के अंदर 50 से ज़्यादा हो सकते हैं। प्रोफेशनल मतलब जैसे सीए जो है वो आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, सीए वकील और ये मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, सीए सीएस और सीएमए मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर 50 वाले लिमिट से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो आपको ध्यान यही रखना है कि मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। ठीक है सर। उसके बाद में पार्टनरशिप वर्सेज एलएलपी। पार्टनरशिप वर्सेज एलएलपी, अब यहाँ पर समझिएगा, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप का एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसका जो है वो एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है एक्ट वो 2008 के अंदर, ये ताज़ा है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ चाहे नहीं करवाओ। समझिएगा, पार्टनरशिप एक्ट जो था ना वो बेचारा उसने क्या कहा, तुम बिजनेस करो चाहे जैसे भी करो करो। जैसे हम तीनों ने मान लो बिजनेस शुरू किया साथ में, अब जरूरी नहीं है कि हम जाके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं, हम सीधा का सीधा बिजनेस भी कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात हमारे लिए नहीं है। लेकिन एलएलपी समझिएगा, क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि यार अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इस वजह से सरकार कह रही है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें तो घर से पैसा लाके भी अगर भरना पड़ेगा अगर तुमने गड़बड़ की तो। एलएलपी वालों को कहा कि क्योंकि तुम्हारे लिए लाइबिलिटी हम लिमिटेड कर रहे हैं तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो इनके लिए क्या होगा? कंपल्सरी विद आरओसी होगा। क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, ये पार्टनर के आपस में एग्रीमेंट करते से ही क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। ये कब आएगी? क्रिएटेड बाय लॉ। उनका एग्रीमेंट करने मात्र से नहीं होगा, जब एग्रीमेंट एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा तब जाके वो एलएलपी जो एग्जिस्टेंस में आएगी। बॉडी कॉर्पोरेट, नो, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट जो वो है। सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर रखा है कि कोई भी एसोसिएशन जो क्या है बिजनेस का मतलब एसोसिएशन जिसके अंदर उसमें एक्सेप्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होगी और ये चीज़ें होगी, और उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्सक्लूड कर रखा है। क्लियर है? तो उसमें क्या होता है, जो बिजनेस फॉर्म में है और जो रजिस्टर्ड है उनको क्या कहते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। तो इसको कहा है कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है ये, और ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्लियर? इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मतलब ये पार्टनरशिप अपने आप से जाके किसी से कांटेक्ट कर सकती है क्या? नहीं, इसके पार्टनर के नाम से क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और ये जो एलएलपी है इसका खुद का नाम होगा और वो खुद के नाम से क्या करेगी? अब एग्रीमेंट कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब क्या हो? कंपनी के मेंबर जो वो अगर चले गए तो कंपनी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को कानून के द्वारा बनाया गया है। समझिएगा, कंपनी अलग है, उसका अलग से जन्म हुआ है, वो अलग से कानून के अंदर रजिस्टर्ड है। कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग है। अगर मेंबर चले जाते हैं तो उस केस के अंदर भी कंपनी जिंदा रहेगी। तो ये तो क्या परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल मतलब चलते रहना, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा। समझ पा रहे बात? लेकिन पार्टनरशिप जो उसके अंदर ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं है, अलग से मतलब वो कोई उसकी आइडेंटिटी नहीं है, अलग से कोई पहचान नहीं है। उसके पार्टनर जो है वही उसकी पार्टनरशिप है। तो पार्टनर में से कोई पार्टनर चला गया तो उस केस के अंदर वो पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। एलएलपी यहाँ पर होगा, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर मे कम एंड गो। कोई आ सकता है, कोई जा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप जो वो चलती रहेगी। नंबर ऑफ पार्टनर, कम से कम 2 और मैक्सिमम 50, या मिनिमम 2 बट नो मैक्सिमम लिमिट। सर यहाँ मैक्सिमम लिमिट क्यों नहीं? इलीगल एसोसिएशन वाली रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। समझ पा रहे बात? वो जो है वो किसके लिए लिखा गया 50 वाली और लिमिट, वो लिखा गया कि अगर अनरजिस्टर्ड कोई है और जिसके अंदर 50 से ज़्यादा पार्टनर है, 50 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो वो इलीगल माना जाए। ओनरशिप ऑफ असेट, फर्म के खुद के नाम पे कोई एसेट नहीं होगी, पार्टनर जो है उनके नाम पे एसेट होगी, पार्टनर की ही एसेट होगी। और एलएलपी में एलएलपी एज इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड कैन ओन एसेट।
LLP खुद की अलग से पहचान होगी, वो अपने नाम पे एसेट खरीद सकती है, वो अपने नाम से लाइबिलिटी होगी उसकी, अपने नाम से वो बेच सकती है, उनको खरीद सकती है। लाइबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होगी, यहाँ पर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड LLP। LLP में जितना उन्होंने कहा उतने तक का, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंटरनल फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द ओमिशन और कमीशन बाय पार्टनर। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने धोखेबाजी की तो उसके केस के अंदर तो उस पर IPC के सेक्शन लगेंगे, और उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि फिर वो जो है अनलिमिटेड वाले में बचेगा नहीं। वो अभी कंपनीज में भी नहीं बचा है, कंपनीज में भी वैसे मेंबर का जो है वो अनलिमिटेड दे रखा है, लेकिन कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंपनीज में मेंबर जो है वो क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होते। मैनेजमेंट के लिए लिखा गया, क्या लिखा गया कि अगर मैनेजमेंट जानबूझकर फ्रॉड करता है तो उस केस के अंदर उसको, मतलब वो कॉर्पोरेट वॉल जो है वो हटा के उसके ऊपर भी केस चलाया जा सकता है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनर आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ऑफ ईच अदर। और यहाँ पर क्या है, पार्टनर आर एजेंट ऑफ द फर्म ओनली एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर। यहाँ पर पार्टनर जो है वो किसके, LLP के एजेंट है, LLP वाले में, किसी दूसरे पार्टनर के नहीं। यहाँ पार्टनरशिप में पार्टनर जो है वो फर्म के और दूसरे पार्टनर के भी जो है वो एजेंट माने जाएंगे। ये चीजें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। अब देखिए ये जो है ये इसके अंदर समझाने का पार्ट कम है, एक दो बार आपको अच्छे से इसको देखना होगा और इसको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो बहुत आसानी से फ्रेम हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? सीधा पूछ लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा LLP एक्ट कब पास हुआ, LLP के अंदर लाइबिलिटी जो वो कैसी होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से फ्रेम हो सकते हैं, और जहाँ क्वेश्चन आसानी से फ्रेम हो सकते हैं वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। क्लियर? पार्टनर आर एजेंट ऑफ इन पार्टनरशिप, ऐसा करके उन्होंने फिर A दे दिया, B दे दिया, पार्टनर सॉरी फॉर्म और अदर पार्टनर A एंड B नन ऑफ द वो। बस बहुत आसानी से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो फिर क्या रूल लगेंगे? सर पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट जिस पे करते हैं ना, जिस एग्रीमेंट पे करते हैं, वो सिस्टम पे जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। उसे क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। समझ पा रहे हैं बात? ये क्या होता है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है? रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। पार्टनरशिप की शर्तें लिखी होती है उसके अंदर, कि प्रॉफिट हुआ तो कैसे बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बांटा जाएगा, वगैरह वगैरह सारा कुछ दिया जाता है। क्लियर? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, अब कई जो है पार्टनरशिप के अंदर तो जरूरी नहीं है कि आपने क्या किया हो, रिटर्न एग्रीमेंट किया हो, तो आपने बात ही नहीं की और आपने क्या कर दिया, काम शुरू कर दिया। आपने नहीं बात की कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा और आपने बिजनेस शुरू कर दिया, तो सर प्रॉफिट कैसे बटेगा? तो उन्होंने क्या कहा, नो पार्टनर हैज द राइट टू ए सैलरी, कोई भी पार्टनर को सैलरी का कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन कैसे खेलता है इमोशन से, कि ए जो है वो कह रहा है कि उसे सैलरी दी जाए, क्योंकि ए जो है वो पूरा काम बेचारे यही करता है, यही सुबह आता है, यही झाड़ू निकालता है, यही काम करता है, यही शाम को जो है वो सफाई करके वापस घर पे जाता है। ए कह रहा है कि इतने के लिए मुझे 6,000 रुपये दे दो, और स्टूडेंट बैठा बैठा क्या कहता है, हाँ यार बेचारे को दे दो 6,000। नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे बात? इमोशन में नहीं बहना है। नो पार्टनर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी अगर उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख रखा है। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, उन्होंने जो कैपिटल दी है फॉर्म में उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फॉर्म। पार्टनर अगर लोन देता है फॉर्म को, पार्टनर अगर लोन देता है फॉर्म को, तो उस केस के अंदर उसे 6% का ब्याज दिया जाएगा। पार्टनर का लोन और पार्टनर की बीवी का दिया गया लोन अलग है, समझिएगा। अगर पार्टनर की बीवी लोन देती है तो उस केस के अंदर वो आउटसाइडर के लोन के जैसा होगा, और उस केस के अंदर उनका एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि कोई किसी को लोन देगा तो एग्रीमेंट होगा। ये वहां पर उसके लिए नहीं कहा गया है, पार्टनर की बीवी के लिए नहीं कहा गया। पार्टनर की बेटी लोन दे दे, पार्टनर का भाई दे दे, उसमें नहीं है। ये किसके लिए? अगर पार्टनर लोन दे रहा है किसको?
पार्टनरशिप फॉर्म को और उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो उस केस के अंदर, या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो उस केस के अंदर उसे 6% ब्याज मिलेगा। बाकी ना उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी अगर नहीं लिखा है तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, और उसके अलावा कोई सैलरी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। लेकिन अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, एग्रीमेंट में लिख दिया कि साहब राम जो वो काम करेगा और उसके लिए राम को हर महीने 5,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, तो फिर उस केस के अंदर आपको सैलरी देनी है। क्लियर? ये क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ, ये कब है? इन द एब्सेंस ऑफ, अगर एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं, इन द एब्सेंस ऑफ मतलब कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे बटेंगे? इक्वली बटेंगे। क्लियर है? In the absence of an agreement, the interest and salary payable to a partner will be paid only if there is a profit. अब वो आपस में जो है वो अगर डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट और जो सैलरी है वो देंगे, अगर वो कह देते हैं कि इंटरेस्ट और सैलरी देंगे, तो वो तभी देंगे जब उनके पास प्रॉफिट होगा, जब उनके पास प्रॉफिट होगा। क्लियर है? देखिए पार्टनरशिप जो है वो एक्चुअली क्या है? ये है भरोसे का बिजनेस। देखिए भरोसे का बिजनेस, पार्टनरशिप आप किसी अननोन के साथ नहीं कर सकते। जैसे मैं नहीं जानता किसी को और उसके साथ मैं पार्टनरशिप करूंगा, तो वो पार्टनरशिप सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पार्टनरशिप कहाँ सक्सेस होती है? जहाँ आपका उस आगे वाले जो आपके साथी है उनके ऊपर 100% भरोसा है, तभी जो पार्टनरशिप है वो आगे चल पाती है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए अभी थोड़ा सा ये थ्योरी का पार्ट है, ये यहाँ तक का। उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे। प्रैक्टिकल में ये बहुत आसान से चैप्टर, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। सब्जेक्ट टू, देखिए दो वर्ड लिखे जाते हैं लॉ के अंदर जब भी कानून पढ़ा जाता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्यों आती है कॉमर्स के अंदर, और क्यों कॉमर्स के अंदर इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा फायदे में रहते हैं, उसका बेसिक रीज़न इतना है कि पहली बात तो जो काम होता है, एक्चुअल काम, वो सारा का सारा इंग्लिश में होता है। जैसे टैली है तो टैली इंग्लिश के अंदर होगा, कंप्यूटर पे काम वगैरह जो होगा वो इंग्लिश पे होगा, जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, अकाउंटिंग जो होती है वो इंग्लिश के अंदर होती है, और लॉ जो लिखा गया है वो इंग्लिश के अंदर लिखा गया। इस वजह से हिंदी के अंदर कंटेंट मुश्किल मिलता है। अगर जैसे हिंदी में जो स्टूडेंट होते हैं उनको कंटेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। सीए फाइनल के अंदर अगर बात करें तो इंग्लिश के अंदर अगर अकाउंटिंग की 10 किताबें ढंग के आती है, तो हिंदी मीडियम के अंदर एक शायद आए या वो भी ना आए, ऐसे सिचुएशन जो रहते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है, देखिए दो वर्ड होते हैं, तो सब्जेक्ट टू और एक नॉट विद स्टैंडिंग। सब्जेक्ट टू कैसा होता है कि वो मतलब ऐसा बेचारा टाइप का, बेचारा कैसा कि भाई अगर और कहीं पे जगह और कुछ लिख दिया ना तब तो तुम वो सुनो, अगर वो नहीं लिखा है तो फिर मेरे पास आना। इन्होंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में तुमने कुछ लिखा है तब तो कॉन्ट्रैक्ट की सुनो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो मेरे पास आओ। समझ पा रहे हो? एक होता है नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब वो ऐसा मतलब मजबूत टाइप का कि ओ नॉट विद स्टैंडिंग, हमने का मतलब कि कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, अगर मेरे से खिलाफ में कुछ बोले तो मेरी बात मानी जाएगी। और सब्जेक्ट टू क्या कहता है कि भाई साहब कहीं और कुछ लिखा है तो उसकी सुन लेना, नहीं तो मेरी। क्लियर है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कभी कब दिया जाएगा? तभी दिया जाएगा जब आपके जो है वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो उस केस के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। है क्या फर्म के लिए? अपन तो फर्म के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्लियर है? तो फॉर फर्म ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या लेना है? पार्टनर ने पैसा दिया फॉर्म में, उसके ऊपर ब्याज जो वो हम देंगे। समझ पा रहे बात? तो हमारे लिए ये क्या है? एक एक्सपेंस है। ये हमारे लिए क्या है? एक एक्सपेंस है। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कैश में इसको कम ही देते हैं, सीधा क्या करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कहाँ जाता है? पी एंड एल
अप्रोप्रिएशन में भी जाता है या फिर इसको P&L में भी लिखा जाता है, दोनों जगह कहीं पे भी लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। देखिए P&L में क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि खर्चा है, इस वजह से इसको P&L में लिखा जा सकता है। P&L अप्रोप्रिएशन में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये खर्चे का भुगतान किसको हो रहा है, पार्टनर को हो रहा है, मालिक को हो रहा है, तो उसको P&L अप्रोप्रिएशन में भी लिखा जा सकता है। सर P&L अप्रोप्रिएशन क्या है, देखिए पार्टनर के अंदर जो मुनाफा कमाया जाएगा ना, वो एक अकेले आदमी का नहीं होगा। जैसे हम 3 लोगों ने मिल के कुछ मुनाफा कमाया, तो वो किसी अकेले का नहीं, वो तीनों का है। तो हमको तीनों का क्या करना होगा, उसको बंटवारा करना होगा। तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, जैसे हम क्या कहते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे आएगा, इसको डिटेल में देखेंगे। क्लियर है सर? अगर ऐसा हुआ इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, हमने कहा मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब उन्होंने कहा मान लो जैसे कि ये सिचुएशन है, ए बी और सी, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बनता है कितना, 5,000, 5,000 और 10,000। कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए इनका टोटल 20,000 बनता है। कंपनी का मुनाफा जो है वो कितना है, टोटल मिला के कितना है, 10,000। कंपनी का टोटल मुनाफा ही कितना है, 10,000। तो अब क्या करें, ध्यान समझिएगा। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 5,000, 5,000 और 10,000। क्लियर है? और कंपनी के पास टोटल प्रॉफिट ही कितना है, 10,000। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा तो दे नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करें। तो एक तो ये हो सकता है कि भाई कहा जाए कि इनको जो है पूरा का पूरा ब्याज जो है वो दिया जाएगा, और जो नुकसान बच रहा है, मतलब 10,000 जो कम पड़ रहे हैं, वो पार्टनर से मंगवाए जाएंगे उनके लॉस के रूप में। और यह दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उनके जो उसका भुगतान कर दो, जितना है उतना, बाकी का छोड़ दो। जो पार्टनरशिप कहता है वो क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट वो कहता है कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन proportion टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब सर उन्होंने कहा देखो कितने की जरूरत है, टोटल 20,000 की है, कितना 10,000। तो आपके पास कितना है, 50% है, तो आप ब्याज क्या कर दो, 50%, 50% दे दो। मतलब इसको दे दो 2,500, इसको दे दो 2,500, इसको दे दो 5,000, और ये इस तरीके से 10,000 जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर। क्लियर? हमने कहा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 1:1:1 है। उन्होंने कहा छोड़ो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी तो प्रॉफिट है ही नहीं, अभी तो प्रॉफिट है ही नहीं। अगर प्रॉफिट 30,000 होता तो आप क्या करते, 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, 10,000 जो 1:1:1 में बांटते। लेकिन अगर प्रॉफिट कम पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा भुगतान नहीं हो रहा है, तो उस केस के अंदर प्रॉफिट जो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना अमाउंट बनता है उस प्रपोर्शन में हम बांटते। क्या ये आप मेरी बात समझ पाए? क्लियर है? उसके बाद में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके बाद में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखिए, जैसे साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को हमने पैसा लगाया, और उसके बाद में मान लीजिए 1 मई को हमने कुछ पैसा उसमें से विड्रॉ कर लिया, फिर 1 जुलाई को हमने कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, फिर 1 दिसंबर को कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा था कि जो ड्राइंग होगी उसके ऊपर हम 10% ब्याज चार्ज करेंगे। क्लियर है? तो उस केस के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना होगा कि शुरुआत के अंदर अगर 1 अप्रैल को किया है तो पूरे 12 साल बकाया रहा, तो पूरे 12 साल का ब्याज जो है उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। अगर 31 दिसंबर को किया गया तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का अमाउंट जो वो ड्यू रहा, तो 3 महीने का ब्याज जो वो चार्ज किया जाएगा। इसके अंदर 3 चीज़ें आती है जिसके ऊपर छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कि ड्राइंग अगर किसी कोई ऐसा है जो हर महीने की शुरुआत में कुछ पैसा है जो विड्रॉ करता है, या हर महीने के बीच में कुछ पैसा विड्रॉ करता है, या हर महीने के एंड में कुछ पैसा विड्रॉ करता है, तो उसका ब्याज जो वो कितना होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, बहुत आसानी से समझा देंगे हम। बिगनिंग में अगर करता है ना, तो उस केस के अंदर देखिए 2 चीज़ें, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, रट सकते हो, या इसको समझ सकते हो। अगर बिगनिंग में करता है तो उस केस के अंदर देखिए
अप्रैल के शुरुआत में निकाला, मई के शुरुआत में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अगर कोई बिगनिंग में निकाल रहा है, कोई पैसा बिगनिंग में निकाल रहा है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, अप्रैल वाले में कितना ब्याज लगेगा उसका, सर अप्रैल वाले में उसका ब्याज लगेगा, 1 अप्रैल को निकाल रहा है, देखिए 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने जो बकाया रहेगा, तो पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा, पूरे 12 महीने का ब्याज लगेगा। अगर 10% है तो मल्टीप्लाई बाय 10%। अमाउंट ले लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे समझ आए। मान लीजिए वो 10,000 रुपये निकालता है, तो आप क्या कहोगे, 10,000 रुपये 12 महीने के लिए बकाया रहे, तो 10% के हिसाब से ब्याज कितना लगेगा, ठीक है सर। उसके बाद में फिर अप्रैल के बाद में मई में निकाले, अब 11 महीने के लिए बकाया रहेंगे, एक का सीख लेंगे तो आगे बाकी सारे समझ जाएंगे आप। मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9/12 इंटू 10, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब देखिएगा, आप इन सब का टोटल कैसे कर सकते हैं, आप इन सब का टोटल ऐसे कर सकते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय, देखिए मल्टीप्लाई बाय 10%, ये तो कॉमन है, और ये जो है 10/12/12, 11/12, 10/12, ये सारों में क्या कर सकते हो आप, ये कर सकते हो कि 12 जो है वो क्या है, कॉमन है, 12 जो है वो कॉमन है, तो ऊपर कितना हो गया, सबसे पहले शुरुआत हुई 12 से, और कहाँ तक पहुंचे, इनको सही भी तो करना पड़ेगा, कितना है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये कितना हो जाएगा, 78, कितना हो गया, 78 डिवाइड बाय 12, कितना हो गया, 78 डिवाइड बाय 12, 6.5। तो आप क्या कर सकते हो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 6.5, सीधा क्या कर सकते हो, 6.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने ये तो याद तो कर रखा होगा कि मंथ के शुरुआत में करते हैं तो 6.5 महीने का ब्याज लगाते हैं, मिड में करोगे तो ऐसा ऐसी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5, इस तरीके करके डिवाइड बाई टोटल करोगे तो आपका 6 आएगा, और अगर एंड में करते हैं तो 5.5 आएगा। आप तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। क्वार्टर है तो क्वार्टर के अंदर शुरुआत में निकाल रहे हैं तो 12, 9 और उसके बाद में 6 और 3, टोटल हो गए 12, 9, 6, 12, 9, 6, 3 हो गई ये 30, 30/4। एवरेज कैसे निकालेंगे, राशियों के योगफल बटा राशियों की संख्या उसके हिसाब से, तो ये कितना हो गया, 7.5, 6 और 4.5। मतलब क्या हुआ, अगर मंथ के शुरुआत में कोई फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर रहा है तो उस पर क्या कर दीजिएगा, 6.5 महीने का ब्याज कर दीजिएगा। अगर एंड पे कर रहा है तो उसके सॉरी मिड में कर रहा है तो उस पर 6, और अगर एंड में कर रहा है तो 5.5। क्लियर, डिवाइड बाई 12 करने की जरूरत नहीं क्यों, डिवाइड बाई 12 हो चुका होता है। और यहाँ पर 7.5, 6 और 4.5, ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आसानी से MCQ जो फ्रेम हो सकता है। ये यहाँ पर मैंने इसको बता दिया कि ये 7.5 और 6.5 वगैरह क्यों होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्लियर है। रेशियो जो है उसको अपन ज़्यादा डिटेल में अभी देखेंगे नहीं, रीज़न ये है क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको रेशियो थोड़ा बहुत आता है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर रेशियो के अंदर हमें प्रॉब्लम आती है तो उस केस के अंदर आप बताइएगा,
ताकि हम रेशियो के ऊपर एक अलग से क्लास ले लेंगे। बाकी बेसिकली रेशियो जो है वो सबको आता है, क्योंकि 11-12 के अंदर सबने देखा है, तो इतना तो रेशियो किसी कमज़ोर होता नहीं है, तो हम ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट करें उससे मतलब नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें रेशियो के अंदर प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन के अंदर, तो उस केस के अंदर आप बताइएगा कमेंट के अंदर, ताकि हम उसको अलग से रिकॉर्ड कर लेंगे। देखिए रेशियो के अंदर बाय फॉर्म, बाय पार्टनर, सेक्रीफाइस रेशियो और गेन रेशियो, ये वैसे एक बार अपन कब डिस्कस कर लेंगे रेशियो, थोड़ा बहुत हम तब डिस्कस कर लेंगे जब जो है वो क्या होगा, एक बार गुडविल वगैरह को हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद गुडविल वगैरह को समझ लेंगे, उसके बाद में ये समझ आ जाएगा। तो रेशियो के बारे में अगर आपको डाउट रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम उसके ऊपर अलग से एक सेशन जो वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब दो चीज़ें होती है, एक तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और एक होता है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम बात कर रहे हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जो है क्या है, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है ये समझिएगा। अप्रोप्रिएशन का मतलब है बंटवारा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा वैसा बंटवारा, कि जो मुनाफा कमाया है वो पार्टनर में बांटने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर। तो सर पी एंड एल एडजस्टमेंट, अरे यार पी एंड एल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या होता है, पी एंड एल एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट तब होगा जब कोई गलती या भूल हो। आपने पी एंड एल बना दिया और पी एंड एल बनाने के बाद में पता चला कि आपने सैलरी तो लिखी नहीं, तो फिर आप वो क्या करो, क्योंकि पी एंड एल तो बन चुका है, तब आप जो अकाउंट ओपन करते हो पी एंड एल एडजस्टमेंट। या फिर पता चला कि पीछे वाले साल के अंदर कुछ गलती कर दी, तो इस साल के पी एंड एल में तो करेंगे नहीं, तो उसको अलग से कहाँ से करते हैं, पी एंड एल एडजस्टमेंट से। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है क्या, देखो नॉर्मली आप अकाउंट जब बनाते हो तो क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है सर, यहाँ आया आपका 2 GP, ठीक है सर, फिर आपने पी एंड एल बनाया, यहाँ आया 2 NP नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर अकेले हो तो यहाँ तक बनाइए और आराम से जाइए। लेकिन 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 अगर पार्टनरशिप में हो तो आपने जितना प्रॉफिट कमाया वहाँ पर काम नहीं रुकता है, उस प्रॉफिट का फिर क्या होगा, बंटवारा होगा, उस प्रॉफिट का फिर क्या होगा, बंटवारा होगा, और वो किस में होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, वो किस में होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। समझ पा रहे हैं बात। सर कैसा बनेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, मतलब थोड़ा शकल वकल दिखा देते इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की तो अच्छा सा मजा आ जाता। देखो भाई ये देखो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, देखिए ये यहाँ नेट प्रॉफिट आया 2 नेट प्रॉफिट, इसको यहाँ ले आओ बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो फॉर्म के लिए वो इनकम है या एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हुआ सर, मतलब पार्टनर पैसा लेके गया बाहर, उसके ऊपर हम ब्याज लगा रहे हैं, मतलब हमारे लिए ये क्या होगा, इनकम होगा। तो ये हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा, सर ये हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो आप इसको क्या कर दो, ऐड कर दो इस साइड में, इनकम है तो क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब पार्टनर ने हमें पैसा दिया था, फॉर्म ने, फॉर्म को, हम फॉर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, समझिएगा हम पार्टनर के गुलाम नहीं, हम फॉर्म के गुलाम हैं, फॉर्म के लिए आए हैं, फॉर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। पार्टनर ने पैसा दिया फॉर्म को और फॉर्म जो उसके ऊपर ब्याज दे रही है, तो फॉर्म से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा। समझ पा रहे मत, तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, अगर एंट्री देखेंगे तो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर क्या कर दोगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कहाँ ले आएंगे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, तो ये आ गया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा आप एंट्री से देखना चाहे तो एंट्री से देख लीजिए, या फिर यूँ देख लीजिए कि भाई पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ये नेट प्रॉफिट आ गया,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से और प्रॉफिट बढ़ गया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो टू सैलरी टू पार्टनर वो दे दिया, और बाकी का जो बचा वो क्या कर दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। सर मतलब अब हमें ना थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। समझ ये आ रहा है कि जैसे पार्टनर से रिलेटेड जो भी है ना इनकम एक्सपेंसेस, वो हम P&L में नहीं लिख के उसकी जगह उसको P&L अप्रोप्रिएशन में लिख रहे हैं। क्या हम सही समझ रहे हैं क्या? बिल्कुल सही समझ रहे हो भाइयों, बिल्कुल सही। भाई ये कहिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर क्या एंट्री करते, आप एंट्री करते हैं कि P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये पार्टनर से रिलेटेड है तो आप क्या करोगे, इसको P&L अप्रोप्रिएशन में लिखोगे भाई, बंटवारे में, ताकि आपको अलग से दिखे कि भाई हाँ ये इस साल प्रॉफिट जो हुआ उसमें से, कि भाई लास्ट के अंदर ऐसा नहीं कि सी आके कहे कि इस साल हमने 5 लाख कमाए, है कहाँ बताओ 5 लाख, तो आप बता सको 5 लाख में से भाई इसने काम किया उसका 1 लाख सैलरी का गया, फिर बाकी 1.5 लाख हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बाकी बचा वो आपके देख लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा है। समझ पा रहे हो? हाँ जी सर। तो ये आपका एक अकाउंट बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन, जो कि इसके लिए बनेगा, प्रॉफिट के बंटवारे के लिए। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी गारंटी दे दी जाती है। गारंटी कैसे, कि भाई जैसे दो पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कर रहे थे, और उन्होंने कहा तीसरे को कि तू मेरे साथ आ जा, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें तो मुनाफा ही नहीं है। अब दो चीजें हो सकती है, या तो उसमें से जैसे ए और बी पार्टनर थे, उसमें से ए ने कहा, मान लो ये पहले सिचुएशन तो क्या, ए ने कहा मुनाफा नहीं है, कैसी पागलों जैसी बात करता है, कम से कम 1 लाख रुपए तो 100% उस साल में छापेगा कोई, मतलब माइकल लाल नहीं रोक सकता। सी ने कहा कि लिख के देता है क्या, उसने कहा हाँ लिख के देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, गारंटी कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है। या फिर हो सकता है कि गारंटी कौन दे, फॉर्म दे। फॉर्म कैसे दे, वो सी को कहा कि भाई तुम आओ और तुम्हें हम 1 लाख की एश्योरेंस देते हैं, मतलब प्रॉफिट जो होगा उसमें से 1 लाख जो होगा तुम्हारा होगा, तुम्हारे हिस्से में कम से कम 1 लाख रुपए आएंगे। समझिएगा, गारंटी का मतलब क्या है, कम से कम। गारंटी का मतलब क्या है, कम से कम। गारंटी का मतलब क्या है, कम से कम। मतलब सर अगर किसी पार्टनर का जो गारंटी दे रखा है उससे ज़्यादा अमाउंट आ गया, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो उसको जो ज़्यादा वाला अमाउंट है वही देंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि पहले केस में देखते हैं कि गारंटी बाय फॉर्म है, 3 पार्टनर है, सॉरी हाँ 3 पार्टनर ही कर देते हैं, A B C, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देते हैं 1:1:1। गारंटी टू सी फॉर 1 लाख रुपीज प्रॉफिट। सी को हमने कहा है कि तुझे कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे। केस ए जो है वो क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, मान लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया, 4.5 लाख। एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया, 4.5 लाख। पहले सबसे पहले चेक करो सी का, ABC। तो सी को कहा कि भाई देख 4.5 लाख हुआ है टोटल मुनाफा ना, तो इस 4.5 लाख में 1/3 तेरा कितना बनता है, 1.5 लाख। तेरे को गारंटी कितनी दी थी हमने, 1 लाख की, तेरे हिस्से में कितने आ रहे, 1.5 लाख। तुझे कोई आपत्ति, उसने कहा किस बात की आपत्ति भाई, 1 लाख की जगह 1.5 लाख, तुमने कहा था 1 लाख, मिल गया 1.5 लाख, मेरे लिए तो बल्ले बल्ले, मजे करूंगा, मुझे क्यों चिंता हो रही है। तो इस केस के अंदर क्या वैसे 1 लाख देंगे या 1.5 लाख देंगे, अरे गारंटी मतलब मिनिमम इतना तो देंगे, इससे ज्यादा हुआ तो वो अमाउंट देंगे। चलो ठीक है, अब बाकी जो बचा वो ये दोनों बांट देंगे। तो आप उसको सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 4.5 लाख डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/3, 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3। अगर इसका पूरा हिस्सा आ रहा है तो सीधा इसी तरीके से कर सकते हैं। अब केस सेकंड आ गया, अगर केस सेकंड है कि केस बी एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो कितना है, मान लीजिए 1,50,000, 1,50,000। अब हमने कहा कि पहले तो सी का कैलकुलेट करते हैं, सी आ इधर 1.5 लाख, तेरा कितना हिस्सा है, इसने कहा मालिक 1/3, तो उन्होंने कहा ये ले 1/3 50,000। इसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं 50,000 लेके नहीं मानने वाला। उन्होंने कहा क्यों, कि देखो मुझे गारंटी दी गई है कि मुझे 1 लाख रुपए दोगे आप, ए फॉर्म
ये फॉर्म तूने मुझे कहा था कि हम तुझे कम से कम 1 लाख रुपए देंगे, और आज तू अपने ये तेवर बदल रहा है और तू कह रहा है तुझे 50,000 दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं दूंगा, मैं ऐसा नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा चिंता ना कर बच्चे, ये ले तेरे 1 लाख रुपए ले जा, 1 लाख रुपए ले जा। दो सिचुएशन हो सकती है पीछे जो बचे। अब जो पीछे बचा है वो हो सकता है कि वो रिमेनिंग, अगर वो पॉजिटिव है तब तो क्या कर दो, प्रॉफिट है, रिमेनिंग पार्टनर ले लो। बाकी जो पार्टनर बचे हैं वो ले लो, मतलब जैसे इस केस के अंदर कितना है, 50,000 है। ए और बी इनका कितना बचा है, 1/2 और 1/2। सर 1/2 1/2 क्यों? क्योंकि अब जो बचा है वो किसके लिए बचा है, वो रिमेनिंग पार्टनर। अब जो बाकी बचा है वो किसके लिए बचा है, रिमेनिंग पार्टनर के लिए। रिमेनिंग पार्टनर ए और बी दो ही बचे, तो उनके लिए 1/2 1/2 उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये तो आपने सिंपल ले लिया। अगर मान लीजिए यहाँ 3:2:1 होता तो उस केस के अंदर, तो इन दोनों का 3:2 में बढ़ जाता। समझ पा रहे बात? सी जो है उसको पेमेंट हो चुका है, तो अब जो बाकी बचा वो उनके हिसाब से बांट देंगे। अगर प्रॉफिट नेगेटिव है तो फिर वो क्या है, उनके लिए लॉस है, और लॉस भी क्या करेंगे वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर लेंगे। आगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तब आपको ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा समझ आएगा कि किस तरीके से होता है। तो आपको ये समझ आएगा कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है। दो केस हो सकता है कि या तो उसकी गारंटी अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है तो उस केस के अंदर तो नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दो। अगर उसका गारंटी से कम आ रहा है तो जितना अमाउंट उसका है बताया गया गारंटी वो दे दो, और बाकी जो बचे वो बाकी के पार्टनर जो वो ले लो। नॉर्मली ये वाली सिचुएशन आती है, ये वाली सिचुएशन जो वो देखने को कम ही मिलती है, ये वाली सिचुएशन बहुत कम ही देखने को मिलती है। क्लियर है? अब है गारंटी बाय पार्टनर। गारंटी बाय पार्टनर, ये मान लीजिए इसका था ए बी सी, ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, और गारंटी टू सी, सी को दे रखी थी 1 लाख की गारंटी बाय ए। ए ने कहा था कि तुझे जो है वो हम गारंटी जो देते हैं वो कितने की, 1 लाख की गारंटी देते हैं। अब केस 1 आया, केस 1 प्रॉफिट एक्चुअल के अंदर कितना आ गया, 4.5 लाख। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले बांट दो तीनों में, ए बी और सी। ये 4.5 लाख, ठीक है, 1/3 450, 1/3 450, 1/3 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सी ने कहा कि भाई मुझे गारंटी दी थी 1 लाख की, कि मिल कितना रहा है, 1.5 लाख, तो चुपचाप बैठा रहे, क्यों रो रहा है? ठीक है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट, अगर एक्चुअल प्रॉफिट कितना होता, 1,50,000 होता। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, पहले बांट दो ए बी और सी में, 1,50,000 1/3 1/3 50,000 50,000 और 50,000। सी ने कहा कि मुन्ना ए, इसने कहा हाँ बोलो भाई। उसने कहा कि मुझे कितना पैसा चाहिए, 1 लाख, तूने गारंटी दी थी। उसने कहा हाँ। तो कि कितना कम पड़ रहा है, 50,000। तो इसने कहा 50,000 मुझे दे। इसने कहा हाँ, और तू अपने में से दे। तो इसका 50,000 माइनस और इसका 50,000 प्लस, ताकि इसको हो जाएगा 1 लाख, और ए बेचारे का कितना बचेगा, 0। सर माइनस में भी हो सकता है कितना, क्या हाँ माइनस में भी हो सकता था। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा। बी जो है वो बीच में बैठा बैठा देख रहा है, क्योंकि उसने बेचारे ने गारंटी दी नहीं दी।
जब ये जोश के अंदर उसको ज़्यादा वादे कर रहा था, तब भी उसको रोकना चाह रहा था, लेकिन ये जो कह रहा था नहीं मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, तो ये इस वजह से इसको दे रहे हैं। तो जब भी किसी को गारंटी दें, जो भी गारंटी दें, सोच समझ के दें, ऐसा ना हो कि कल को ये गारंटी आपके लिए मुसीबत बन जाए। कल वाले सेशन के अंदर हम गुडविल एकदम फ्रेश इश्यू, फ्रेश जो वो शुरू करेंगे, इस वजह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो वो यहीं पे बना देते। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, पार्टनर है, उन्होंने जरूरी नहीं है कि वो बराबर बराबर ही पैसा लगे, फिर उसमें से कभी जरूरत के हिसाब से वो पैसा विड्रॉ भी करते हैं, फिर उनकी सैलरी वगैरह भी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह भी आते हैं। तो इनके जो कैपिटल का क्या करना होता है, हमें बैलेंस रखना होता है। जैसे हम 3 पार्टनर है, तो मैंने कितना पैसा लगाया, मैंने कितना विड्रॉ किया, संदीप सर ने कितना लगाया, संदीप सर ने कितना विड्रॉ किया, भरत सर ने कितना लगाया, भरत सर ने कितना विड्रॉ किया, ये हिसाब किताब तो रखना होगा। सही बात है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसको बनाने के 2 तरीके, एक तो फिक्स्ड मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड क्या कहता है कि कैपिटल को फिक्स्ड रखो, और ये क्या कहता है, कैपिटल चेंज हो तो हो। अब समझिएगा, फिक्स्ड कह रहा है कि कैपिटल को क्या करो, फिक्स रखो। अब कैपिटल को फिक्स रखेंगे, अगर कैपिटल को फिक्स रखेंगे तो कैपिटल तो फिक्स रहेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो ड्राइंग जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, वगैरह वगैरह सब चीज़ें आएगी, सैलरी वैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी आएगी। तो फिर आप कैसे फिक्स रखोगे? तो उन्होंने कहा कि एक काम कर देते हैं, हम 2 अकाउंट बना देते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट। ये जो डेली के छोटे मोटे काम है ना, जो होते हैं ना, वो पार्टनर करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में मेन जो पैसा लेके आते हैं वही लगे लिखा जाएगा। जैसे शुरुआत में 5 लाख लेके आ गए, फिर परमानेंट कैपिटल लेके आए मान लो 3-3 लाख, तो उनको क्या किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। बाकी क्या जो है वो करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, प्रॉफिट के अंदर हिस्सा वगैरह करंट अकाउंट। और ये क्या कह रहे हैं, कैपिटल चेंज हो तो हो। अब जिसको देखिए जो तैयार है चेंज होने के लिए, तो वो कह रहा है कि मेरे को 2 अकाउंट की जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ तो एक ही अकाउंट बनेगा, मेरे यहाँ तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सारे के सारे एडजस्टमेंट उसी में करें। क्लियर है? बता देता हूँ मैं आपको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया पार्टनर करंट। ये क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी। सर बाय बैलेंस बीडी क्यों? भाई लाइबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस जो है वो कैसा रहेगा, क्रेडिट रहेगा। ये बाय बैलेंस बीडी जितने भी पार्टनर है, जैसे 2 ही पार्टनर मानते ए और बी, ये इनका शुरुआत का बैलेंस लिख दिया। पैसा लेके आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, जो भी लेके आ रहा है वो बाय कैश। इसके अंदर जो परमानेंट कैपिटल लेके आएगा, मतलब निकालने के लिए नहीं लेके आएगा, वही आएगा, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है? और फिर क्या कर देंगे, टू बैलेंस शीट। कभी कभी पार्टनर का बैलेंस जो वो डेबिट भी हो जाता है। वो कब हो जाता है कि उसने जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, तो वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब पार्टनर करंट अकाउंट सेम वैसा वैसा। पार्टनर करंट अकाउंट नॉर्मली डेबिट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कैपिटल अकाउंट जो डेबिट बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। बाय बैलेंस बीटी ये शुरुआत में लिख दिया। उसके बाद में अगर वो कोई पैसा कैश लेके आ रहा है, कौन सा, टेम्परेरी नेचर का, तो अब देखिए इसका बैलेंस क्रेडिट है। जिसका बैलेंस क्रेडिट होगा वो जब बढ़ेगा तब उसका क्रेडिट में लिखा जाएगा, और जब वो कम होगा तो उसको उसके ऑपोजिट में लिखा जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाता है, देखिए किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, एंट्री के तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इसको डेबिट क्रेडिट के हिसाब से देख सकते हो, जैसे जैसे मैं आपको एक बार सारा बता देता हूँ। पहला तरीका, आप अकाउंटिंग से करते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फॉर्म के लिए क्या है सर, फॉर्म के लिए एक तरीके का
खर्चा है, क्योंकि हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। तो हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, उसको कैश नहीं देके उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर वो पैसा विड्रॉ कर लेता है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल सॉरी पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो है ये क्या है, ड्राइंग हो जाएगी इसकी, जो भी पैसा विड्रॉ कर रहा है वो विड्रॉ किया वो लिख दिया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो जब भी लगेगी तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कम होगा, तो उससे क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी दी तो क्या होगा, फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल सॉरी 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 एक सेकेंड है ना, मैंने गलत बोल दिया, माफ कीजिएगा, गलत लिख दिया ना। सैलरी से क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, समझिएगा, पार्टनर को हम सैलरी देंगे तो उसका बैलेंस जो क्या होगा, बढ़ेगा। हम एंट्री क्या करें भाई, जैसे उसने 50,000 रुपये दिए थे, अब उसको 10,000 सैलरी देनी है, तो अब उसको टोटल पैसे कितने देने, 60,000 देने। तो सैलरी खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो हम क्या करेंगे, बाय सैलरी टू पार्टनर, जो भी सैलरी है वो लिख दिया। क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ आई। हाँ जी सर, यहाँ तक की बात जो वो हम आपको समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिएगा, इस साइड जो है वो क्या होगा, प्लस होगा इनके लिए, और इस साइड माइनस होगा। अगर इनके कैपिटल बढ़ेगी, शुरुआत है, उन्होंने फिर पैसा लाया, बढ़ी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ, मतलब कि दिया गया उनको, तो कैपिटल बढ़ी, सैलरी दी गई तो कैपिटल बढ़ी, उसमें से उन्होंने कुछ पैसा विड्रॉ किया तो कम हो गई, और उनके ऊपर ड्राइंग चार्ज की तो कम हो जाएगा। और ये करके क्या कर देंगे, टू बैलेंस शीट। ये कब करेंगे, ये करेंगे हम अगर फिक्स्ड मेथड है तो दो अकाउंट बनाएंगे। अगर हम फ्लैक्चुएटिंग है, हमारी कैपिटल अकाउंट चेंज हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम क्या करेंगे फ्लैक्चुएटिंग केस के अंदर। तो फ्लैक्चुएटिंग के केस के अंदर देखिएगा, सर ये क्या मतलब, ये क्या मतलब हुआ, ये हम्म, सर क्या कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं क्या, अभी बता देते हैं। सर मतलब ये क्या किया आपने, देखिए, अगर फ्लैक्चुएटिंग है तो पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट दोनों साथ में बनेंगे, तो सारे के सारे एडजस्टमेंट जो वो एक साथ ही कर दिए जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपका यहाँ तक का जो था वो बेसिक था। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, रीजन ये क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत ही आसान है, इतने वाले पार्ट के अंदर क्वेश्चन बहुत आसानी से फ्रेम हो सकते हैं। समझने लायक इसके अंदर बातें कम थी और याद करने लायक बातें ज़्यादा थी, तो आप इसको एक दो बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। बाकी इसको एक बार कब देखिएगा वापस, गुडविल वाला पोर्शन जब पूरा कर ले उसके बाद एक बार वापस देखिएगा, तो आपको इसको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहे मुस्कुराते रहे।